हजारों लाखों साल पहले की बात है, जब हमारी यह दुनिया चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई थी। उस ठंडे वक्त में इंसान आज की तरह एक जगह नहीं रहता था, बल्कि वह किसी मुसाफिर की तरह खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। उसका पूरा दिन जंगली जानवरों के पीछे भागने और खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद में बीत जाता था। लेकिन फिर करीब 12,000 साल पहले धरती के मिजाज में एक बड़ा बदलाव आया। हजारों सालों से जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी, पहाड़ों से पानी की धाराएं निकलीं, सूखी पड़ी नदियों में फिर से पानी बहने लगा और आसमान से समय पर बारिश होने लगी। यह बदलाव इतना बड़ा था कि इसने इंसान की किस्मत ही बदल दी। वह छोटा सा दाना जिसने इतिहास बदल दिया। बर्फ पिघलने के बाद जब धरती पर हरियाली छाने लगी, तब कहीं न कहीं किसी इंसान की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। वह देख रहा था मिट्टी में पड़ा एक छोटा सा दाना। आम दिनों में ऐसे दाने सूख कर बेकार हो जाते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बारिश की कुछ बूंदें पड़ी और उस सूखे दाने में से एक नन्हा सा हरा पौधा बाहर निकल आया। उसने देखा, जहां पानी गिरा वहां नए पौधे निकले, जहां ये दाने गिरे वहां नए अनाज उग आए। यहीं से शुरुआत हुई उस चीज की जिसे हम आज खेती कहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, वह पहला खेत कहाँ बना? वह पहला किसान कौन था और कैसे शुरू हुआ यह सफर? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में करीब 9,000 साल पीछे जाना होगा। आज से करीब 2 लाख साल पहले धरती पर कई तरह के मानव रहते थे, लेकिन जो सबसे आगे निकले वह थे होमो सेपियंस, यानी हमारे सीधे पूर्वज। वे न तो सबसे ताकतवर थे, न ही सबसे तेज, लेकिन उनके पास सबसे खास चीज थी सीखने की क्षमता। शुरुआत में जिंदगी बहुत कठिन थी। न रहने के लिए पक्का मकान, न आपस में बात करने के लिए कोई बोली। वे छोटी छोटी टोलियों में रहते, शिकार करते और हर पल मौत से लड़ते। आज भी इथियोपिया और केन्या की गर्म धरती में पुरानी हड्डियां और औजार मिलते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं यहाँ से शुरू हुई थी इंसान की यात्रा। लेकिन वक्त बदला, धरती पर सूखा बढ़ा, जंगल सिकुड़ने लगे, शिकार कम हो गया, खाने का संकट गहराने लगा। अब सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो यहीं खत्म हो जाओ या कुछ नया कर दिखाओ। फिर लगभग 70,000 साल पहले इंसानों का एक छोटा सा समूह अपनी जन्मभूमि छोड़ने को तैयार हुआ। उनके सामने थे घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरे समुद्र, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। उन्होंने लाल सागर पार किया। उस वक्त समुद्र का जल स्तर आज से कम था, इसलिए शायद संकरे रास्तों से होते हुए वे अरब की जमीन पर पहुंच गए। वहां से वे ईरान, फिर मध्य एशिया और फिर धीरे धीरे पूरे एशिया में फैल गए। लगभग 65,000 साल पहले उन थके हारे लोगों के कदम भारत की इस प्यारी और उपजाऊ जमीन पर पड़े। उनके लिए यह जमीन किसी तोहफे से कम नहीं थी। यहाँ नदियां थीं, नर्मदा, सिंधु, सरस्वती, गंगा। घने जंगल थे जहाँ शिकार भरपूर था, फल फूल, कंदमूल, हरा भरा वातावरण, यहाँ सब कुछ था। उन्होंने नदियों के किनारे अपने छोटे छोटे बसेरे बनाए। वे जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। कौन सा फल खाने योग्य है, कौन सा जहरीला, किस जानवर के पीछे भागना है और किससे बचना है, ये सब भी जान चुके थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये भटकते शिकारी एक जगह ठहर गए? करीब 12,000 साल पहले धरती के मौसम में एक बड़ा बदलाव आया। हजारों सालों से जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगी। हिमालय की बर्फ पिघली तो उससे नई नदियां बनी। सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, ये सभी नदियां अब पूरे वेग से बहने लगीं। ये नदियां अपने साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती थीं, जो मैदानों में जमा हो जाती थी। यही मिट्टी आगे चलकर दुनिया की सबसे शानदार खेती वाली जमीन बनी। अब मौसम अनुशासित हो गया था। तय समय पर बारिश, तय समय पर धूप, तय समय पर सर्दी। इंसान ने पहली बार महसूस किया, अगर हर साल मौसम एक जैसा रहता है तो हम रोज क्यों भटकें? उसने नदियों के किनारे डेरा डाला। पहले कुछ दिन, फिर कुछ हफ्ते, फिर कुछ महीने। धीरे धीरे वहीं के होकर रह गया। अब हम पहुंचते हैं उस पवित्र जगह पर जहां भारत में पहली बार बीज बोए गए। साल 1974। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक छोटी सी जगह थी, मेहरगढ़। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन फ्रांसवा जारिज और उनकी पत्नी कैथरीन यहाँ खुदाई कर रहे थे। जगह बेहद गर्म और धूल भरी थी। तापमान 45 डिग्री के पार चला जाता था। पानी की किल्लत, तेज धूप, उड़ती धूल, मुश्किलें कम नहीं थीं। लेकिन वैज्ञानिक जिद पर अड़े थे। उन्हें लगता था कि यहाँ कुछ जरूर छिपा है। एक दिन दोपहर के वक्त खुदाई कर रहे एक मजदूर की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। सबको लगा कोई आम पत्थर होगा, लेकिन जब धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई तो सबकी आंखें फटी रह गईं। वह पत्थर नहीं था,
वह मिट्टी की ईंटों से बना एक घर था, और वह भी कोई साधारण घर नहीं। उसकी दीवारें एकदम सलीके से बनी हुई थीं। अंदर कमरे बने थे। पास ही कुछ जले हुए अनाज के दाने पड़े थे, गेहूं और जौ। जब वैज्ञानिकों ने इन दानों की जांच की तो पता चला यह दुनिया के सबसे पुराने खेती वाले अनाजों में से एक है, करीब 9000 साल पुराना। यह कोई मामूली जगह नहीं थी। मेहरगढ़ दुनिया के सबसे पुराने किसान गांवों में से एक था। उन्होंने देखा कि जंगली गेहूं और जौ के पौधे तो आसपास उगते ही हैं, लेकिन उनके दाने छोटे और कम होते हैं। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। वे जंगल से अच्छे अच्छे बड़े दाने चुनकर लाते और उन्हें अपने घर के पास बो देते। फिर पानी देते, निराई गुड़ाई करते, और जब फसल पक जाती तो कटाई करते। अगले साल फिर वही प्रक्रिया। धीरे धीरे जंगली पौधे पालतू बन गए। उनके दाने बड़े हुए, पैदावार बढ़ी और किसानों की मेहनत रंग लाई। यहीं से शुरू हुआ प्लांट डोमेस्टिकेशन, यानी जंगली पौधों को पालतू बनाने का सिलसिला। लेकिन मेहरगढ़ वालों ने सिर्फ पौधे ही नहीं पालतू बनाए। खुदाई में भेड़, बकरी और गाय बैलों की हड्डियां भी मिली। यानी वे जानवरों को पालना भी सीख चुके थे। इंसान जानवरों को सुरक्षा और चारा देता, बदले में जानवर दूध, मांस और खेत जोतने में मदद देते। यह सौदा दोनों के लिए फायदेमंद था। खेती ने इंसान को सिर्फ खाना नहीं दिया, बल्कि घर का असली मतलब भी समझाया। पहले घर का मतलब था कोई गुफा या पेड़ के नीचे की जगह जहां शेर और बारिश से बचा जा सके। अब घर का मतलब था अपनी जगह, अपनी दीवारें, अपनी छत। मेहरगढ़ के घर मिट्टी की, ईंटों और घास फूस से बने थे। उनमें अलग अलग कमरे थे। अनाज रखने के लिए खास जगह बनी थी। चूल्हा था, सोने की जगह थी, बच्चों के खेलने की जगह थी। अब जिंदगी सिर्फ सुबह से शाम तक पेट भरने की भागदौड़ नहीं रह गई थी। जब लोगों के पास खाली समय बचा तो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों पर चित्र बनाने शुरू किए। पहले सिर्फ सादे बर्तन, फिर उन पर लहरियां, ज्यामितीय आकृतियां और फूल पत्तियां। यानी अब इंसान के जीवन में कला की एंट्री हो चुकी थी। धीरे धीरे ये छोटे छोटे घर पास आते गए। अकेले घर नहीं रहे, बल्कि गांव बनने लगे। यही वह समय था जब इंसानी समाज की पहली नींव पड़ी। खेती की यह कला गंगा नदी के किनारे किनारे चलती हुई बिहार पहुंची। बिहार के चिरांद नाम की जगह पर खुदाई में अनाज रखने के बड़े बड़े गड्ढे मिले हैं। ये गड्ढे इतने बड़े थे कि उनमें सैकड़ों किलो अनाज सुरक्षित रखा जा सकता था। यहाँ के किसान सिर्फ चावल ही नहीं, बल्कि दालें, मटर और जौ भी उगाते थे। उन्हें पता था कि किस मौसम में कौन सी फसल बोनी है। वे अब सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि कल के लिए भी सोचने लगे थे। ये पहली बार था जब इंसान ने धरती को माँ मानना शुरू किया। उसने सोचा, जिस धरती से हमें अनाज मिलता है वह सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि कोई शक्ति है, कोई देवी है। घर बनाते थे। इन पाताल घरों में अंदर का तापमान बाहर से कहीं ज्यादा गर्म रहता था। यहाँ वे सर्दियों की लंबी रातों में सुरक्षित रहते। यहीं वे अपना अनाज भी रखते ताकि वह जमकर खराब न हो। जब वैज्ञानिकों ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें गेहूं और जौ के दाने मिले। साथ ही पत्थर की बनी हंसिया और चक्की भी मिली। यानी कश्मीर की उस ठंडी धरती पर भी खेती होती थी। इंसान ने कुदरत की हर चुनौती का हल निकाल लिया था। अब हमारा सफर दक्षिण भारत की ओर मुड़ता है। यहाँ बारिश कम थी, नदियां भी उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी उत्तर में, लेकिन यहाँ के लोगों के पास बहुत हिम्मत थी। कर्नाटक के हलूर और तमिलनाडु के पायमपल्ली में खुदाई से पता चलता है कि यहाँ के किसानों ने सूखी खेती की तकनीक विकसित कर ली थी। वे बाजरा, ज्वार, तिल और अरहर जैसी फसलें उगाते थे, जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती थीं। यहाँ के किसान समझ गए थे कि हर जगह एक जैसी फसल नहीं हो सकती। जिस मिट्टी में जो अच्छा उगे वही वहां बो। यही समझदारी भारत को खेती का महान देश बनाती है। जैसे जैसे फसलें बढ़ीं, लोगों के पास अनाज ज्यादा होने लगा। अब एक परिवार के पास इतना अनाज था कि वह खुद खा लेता था, फिर भी बच जाता था। तब उसके मन में एक सवाल आया, इस बचे हुए अनाज का क्या करें? उसने देखा कि पड़ोसी गांव के पास सुंदर मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन उनके पास अनाज कम। तो उसने सोचा, क्यों ना अपना अनाज देकर उनसे बर्तन ले लूं। बस यहीं से दुनिया के पहले व्यापार की शुरुआत हुई। मेहरगढ़ और बुरहोम की खुदाई में समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर पाई जाने वाली सीपियां और कीमती पत्थर मिले हैं। यानी उस जमाने में भी लोग मीलों दूर तक व्यापार करने जाते थे। कोई गूगल मैप नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, फिर भी वे रास्ते ढूंढ लेते थे। समय बीता, छोटे छोटे गांव अब बड़े होने लगे थे। पंजाब, सिंध, राजस्थान और गुजरात में नई नई बस्तियां बसने लगीं। यही बस्तियां आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता के विशाल शहर बनी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में विशाल अन्न भंडार मिले हैं। अब हम बात करेंगे उस जादुई जगह की, जहां इंसान ने अपनी यादों को पत्थरों पर उकेरा।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की पहाड़ियों के बीच बसा है भीमबेटका। हजारों सालों तक यह जगह सोई रही। किसी को खबर नहीं थी कि इन चट्टानों के पीछे मानव इतिहास की सबसे पुरानी कहानियां छिपी हैं। फिर साल 1957 में एक घटना हुई। एक युवा वैज्ञानिक विश्वनाथ वाके ट्रेन से उज्जैन जा रहे थे। खिड़की से बाहर देखते हुए उनकी नजर कुछ अजीब चट्टानों पर पड़ी। वे ट्रेन से उतरे और उन पहाड़ियों की ओर चल दिए। वहां जो उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। गुफाओं की दीवारों पर हजारों साल पुराने रंगीन चित्र, कहीं लाल मिट्टी से बने इंसान तो कहीं सफेद रंग से उकेरे गए जानवर। कोई शिकार कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई आग जला रहा है। आज भीमबेटका में 700 से ज्यादा गुफाएं हैं। उनमें से 400 में ये चित्र मिले हैं। कुछ चित्र 30,000 साल पुराने हैं, जब इंसान गुफाओं में रहता था। कुछ चित्र 10,000 से 12,000 साल पुराने हैं, जब इंसान ने खेती शुरू की थी। ये चित्र इतने बारीक हैं कि आप जानवरों की आंखों तक को देख सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए लाल पत्थर, हेर्मेटाइट और चूने का इस्तेमाल किया गया था। आज भीमबेटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह हमारे पूर्वजों की विरासत है, जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है। जैसे जैसे इंसान ने धरती को समझा, उसे एहसास हुआ यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये जीती जागती है। जब समय पर बारिश होती, फसलें लहलहाती, तो उसके मन में श्रद्धा जागती। वह सोचता, कोई तो है जो हमें संभाल रहा है। उसने हवा में वायु देवता देखे, बारिश में इंद्र को पहचाना, आग को अग्नि कहा, पानी को वरुण, सूरज को सूर्यदेव और धरती को उसने माँ कहा। यही वो परंपरा थी जो आगे चलकर हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों का आधार बनी। अब फसलें इतनी ज्यादा होने लगी थीं कि हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं थी। कोई खेतों में काम करता, कोई बर्तन बनाता, कोई औजार बनाता, कोई घर बनाता। यहीं से काम के बंटवारे की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश के नवदातोली और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में मिले औजार बताते हैं कि हर इलाका किसी न किसी काम में माहिर हो चुका था। कहीं तांबे के औजार बनते, कहीं कीमती पत्थर तराशे जाते, कहीं सुंदर बर्तन बनते। अब गिरी में मिले औजार बताते हैं कि हर इलाका किसी न किसी काम में माहिर हो चुका था। कहीं तांबे के औजार बनते, कहीं कीमती पत्थर तराशे जाते, कहीं सुंदर बर्तन बनते। अब समाज में एक नया नियम बना। जिसके पास अनाज का भंडार था, वही समाज का मुखिया बनता था। वही तय करता था कि किसे कितना अनाज मिलेगा, कब व्यापार करना है, कब त्योहार मनाना है। यहीं से शासन और राजनीति की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये कहानी है हमारे उन पूर्वजों की जो कभी जंगलों में भटकते फिरते थे। उनके पास न घर था, न भाषा, न लिखावट। वे सिर्फ शिकार करते और मौत से लड़ते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कुदरत को गौर से देखा, उसके राज्य समझे और फिर उसे अपने वश में करना सीख लिया। उन्होंने एक छोटे से बीज में पूरे भविष्य की संभावना देखी। उसी बीज से उगे पौधे, उसी पौधे से मिला अनाज, उसी अनाज से बसे गांव और उन्हीं गांवों से जन्मी सभ्यताएं। मेहरगढ़ के छोटे से खेत से शुरू हुआ यह सफर हड़प्पा के विशाल अन्न भंडारों तक पहुंचा। बेलन घाटी के चावल के दाने दुनिया के सबसे पुराने सबूत बने। भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र आज भी हमें देखकर मुस्कुराते हैं, मानो कह रहे हों, हम भी तुम्हारी तरह जीते थे, हम भी तुम्हारी तरह सपने देखते थे। आज जब आप अपने हाथों में रोटी लेते हैं या चावल की थाली देखते हैं, तो याद कीजिए उस पहले किसान को जिसने 9,000 साल पहले मेहरगढ़ की मिट्टी में पहला बीज बोया था। उस पहली महिला को जिसने अनाज के दानों को चुन चुन कर अलग किया और सीखा कि कैसे बेहतर फसल उगाई जा सकती है। उस पहले व्यापारी को जो बिना नक्शे के सैकड़ों मील चलकर दूर देशों से नई चीजें लाया। उस पहले कलाकार को जिसने पत्थरों पर अपने सपनों को उकेरा।